सो हेलो ट्वेल्वीज, क्या हाल चाल सबके। तो आज की क्लास में हम क्लास ट्वेल्थ जो सीबीएसई एग्ज़ाम लेता है क्लास ट्वेल्थ का, उसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं। लास्ट 3 से 5 साल के पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम 28 फरवरी को है, तो तब तक मैं चाहती हूँ कि आप सभी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स इतने अच्छे से हो जाए कि आप लोग एटलीस्ट 50 नंबर तो आपके इन क्लासेस को देख के इजीली आ जाएं आउट ऑफ 70। और 30 मार्क्स आपको आपके प्रैक्टिकल में मिल गए होंगे, आपके टीचर्स ने दिलवाए होंगे। सो 80 to 85% तो आपकी ईजिली बन जाएगी। नॉर्मली सिर्फ अगर क्लास भी आपने देख ली तो बहुत आराम से आपकी 80 to 90% बन जाएगी। 10% आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने पीवाईक्यूज करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने सैम्पल पेपर्स लगाओगे, उतने आपके आएंगे। क्योंकि कोई कितना भी कहे कि हम 100 on 100 की तैयारी करा देंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। हम 80 to 90% की तैयारी आपको करा सकते हैं, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक 100 on 100 तो नहीं आ सकते। सो उसी रिस्पेक्ट में आज की क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीवाईक्यूज। एज इट इज जो पीवाईक्यूज पहले आए हुए हैं, तीनों साल के पेपर, 2023 से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है और 2023 में सिलेबस भी नया अपडेट हुआ है। पहले 16 चैप्टर्स थे, फिर 6 चैप्टर्स को कट करके 10 ही चैप्टर रह गए अब 2023 से। तो 2023 से एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, ब्लूप्रिंट चेंज हो गया, मार्क्स चेंज हो गए कि पहले अगर ये चैप्टर 4-5 नंबर का आता होगा तो आज की डेट में ये चैप्टर 7 से 8 नंबर का आता है। तो हम अगर पीवाईक्यूज एज इट इज कर लेंगे तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन का तरीका करने का हमें आ जाएगा। तो सारी क्लासेस हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, जिनको कोई भी डाउट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किसी भी टॉपिक में, सारी क्लासेस चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड में कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पीवाईक्यूज के साथ। ये क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करने हैं, प्रॉपर लिख के कि आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। ऑब्जेक्टिव भी है, असर्शन रीजन भी है, हर तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास के अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कंपाउंड है, 1 मिनट, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड में कहा गया है कि इन दोनों कंपाउंड में आपस में कौन सा आइसोमर ये शो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई कंपाउंड है, फॉर्मूला सेम है कि नहीं। फॉर्मूला सेम है, NH3 नंबर, NH3 सेम है, 5 NH3 है, SO4 एक है, एक Br है, एक कोबाल्ट है। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर तो शो करेंगे। कौन कौन से आइसोमर शो कर सकते हैं? यहाँ ब्रैकेट के बाहर Br है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर SO4 है। तो जब मैं इनको आयोनाइज करूंगी, जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो मुझे आयंस मिलेंगे COSO4 NH3 होल 5, एक आयन ये मिल जाएगा और एक आयन मिल जाएगा Br नेगेटिव। तो ये दो आयन मिल गए इसके आयनाइजेशन पे। अगर मैंने इसका आयनाइजेशन कर दिया तो मुझे आयन्स मिलेंगे CO Br NH3 होल 5 +2 और साथ में मिलेगा SO4 -2। तो भाई इसके आयनाइजेशन पे ये दो आयंस मिल रहे हैं, इसके आयनाइजेशन पे ये दो आयंस मिल रहे हैं। तो जब आयनाइजेशन करने पर आयंस डिफरेंट मिलते हैं तो कैसे आइसोमर्स हो जाते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर, और उस फिनोमिना को कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट नेम, आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम बताना है। तो भाई जब भी नेम पूछा जाए सबसे पहले क्या करो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। एक दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी, तो पहले ही निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं? जिसकी निकालनी है उसको x मान लिया, ये हो गया x। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। Cl एक नेगेटिव लिगेंड है, -1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। कितने Cl हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू ये जो चार्ज है इसके इक्वल हो जाता है, +2। तो x क्या आ गया? +4। तो 4 आ गया
तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगी तो 0 और 2 तो नहीं हो सकती। अब इसमें और इसमें देख लो, इसमें देखो भाई डाईअमीन डाइक्लोराइडो सेम है, इतना दोनों में सेम है। डिफरेंट क्या है, यहाँ प्लैटिनम है और यहाँ प्लैटिनेट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मेटल एटम के एंडिंग में ATE कब लगेगा, जब वो एक एनायन हो, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक एनायन है, नेगेटिव लिगेंड है, तब लगेगा। तो नेगेटिव लिगेंड तो नहीं है, ये तो इसके ऊपर तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इट मीन्स कि प्लैटिनेट वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन ये है। या डायरेक्ट आप नेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों ही एंगुलर मोमेंटम के साथ एसोसिएट होता है। तो आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है Cr3+ आयन का। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू से हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n+2, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके हमें शेल के अंदर देखना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको दे रखा है Cr3+ आयन है। क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d4 ये होती है। और अगर मैं Cr3+ की कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो Cr3+ क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे। पहले Cr3+ का मतलब क्या है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल दूं तो 2 इसमें से जाएंगे, 1 इसमें से जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4s0 3d3। तो 3d को अगर मैं 3d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 सिंगली फिल होंगे। तो ये तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर n इज इक्वल टू आ गया 3। तो अगर मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, n की जगह में 3 रखूंगी तो ये आ जाएगा 3 + 2 5, 5 × 3 √15। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली अगर ये √16 होता तो ये 4 आ जाता आंसर, पर लेकिन ये √16 से थोड़ा सा कम है तो अप्रोक्सीमेट 4 के बराबर होगा। तो इसमें देखो 4 के सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से देखो ज्यादा क्लोज कौन सी है, ये वाली है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स और ये दोनों कॉम्प्लेक्स किसके एग्जाम्पल है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के। बिल्कुल ठीक है असर्शन। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर लिगेंड्स सारे एक जैसे होते हैं। लिगेंड्स की बात की है, बाहर वाले एटम की बात नहीं की गई। लिगेंड क्या है इसके अंदर, ये 6H2O, इसमें भी लिगेंड 6H2 है, तो 6 के 6 लिगेंड वाटर है, यहाँ पर भी 6 के 6 लिगेंड वाटर है, तो दोनों ही होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं। भाई ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन क्या दे रखा है कि ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल आर सेम, तो रीजन भी ठीक है, इसीलिए तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनके लिगेंड्स सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, ए ऑप्शन हमेशा इसमें करेक्ट होता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू and reason is the correct explanation। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ए ऑप्शन होता है ये हमेशा। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए वाला ऑप्शन आपको इसमें चूज करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन है। असर्शन है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो रेयरली ऑब्जर्व किए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएंगे ना तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम होती है, और कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई जैसे ये d ऑर्बिटल है, अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहे हैं, 4 ही लिगेंड आ रहे हैं, तो जो स्प्लिटिंग होगी वो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाएगी,
स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, बट अपने एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात की गई है। तो अगर 4 लिगेंड्स आ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, और उसके केस में क्या होगा कि 3 जो सेट है ऑर्बिटल का T2 सेट वो ऊपर जाएगा और E सेट नीचे रह जाएगा, और जो ये स्प्लिटिंग है द स्प्लिटिंग विल बी डेल्टा टी। तो ये जो स्प्लिटिंग है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर अगर सपोज मैं D5 की बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जब मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भरूंगी ना तो ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पेयर नहीं होगा। डजेंट मैटर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड था वो तो एक नाम कर दिया था, क्योंकि वीबीटी ने उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा रहा है तो क्यों करा रहा है, बस कह दिया कि स्ट्रॉन्ग है तो करा रहा है। नहीं, बट ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के केस में कराता है, क्योंकि ये गैप उसके केस में बहुत ज्यादा होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, इस गैप को नहीं कवर कर पाता। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके केस में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप नहीं कर पाता। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर ही पेयरिंग कर लेता है। बट अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों के ही केसेस में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद डबली फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे। तो जब पेयरिंग होगी ही नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग आए चाहे वीक आए, तो हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा हाई स्पिन, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। इसलिए इनके केसेस में जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है वो रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। तो रीजन क्या दे रखा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो लेस होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो भाई ये बात ठीक है, जब ये डेल्टा टी पेयरिंग से कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर पाएगा, और अगर डेल्टा टी ज्यादा हो गया पेयरिंग से तो फिर तो भाई पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी कम है तो ये यहां नहीं जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। और जब पेयरिंग हो गई तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बन जाएगा, लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए पेयरिंग होने पे। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी हाई स्पिन, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी हाई स्पिन, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी लो स्पिन। जितने पेयरिंग ज्यादा होगी, पेयरिंग ज्यादा होने पे लो स्पिन हो जाएगी। तो टेट्राहेड्रल के केस में पेयरिंग नहीं होती। डजंट मैटर कि जो आने वाला वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हमेशा पहले ऑर्बिटल सिंगली फील्ड होती है फिर डबली फील्ड होती है। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये आ गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, ए बी सी 3 पार्ट है, तो भाई 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन होगा ही होगा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने एनालिसिस किया है, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एमसीक्यू असर्शन रीजन आता है, एक तो पक्का आता है, एक एमसीक्यू एक असर्शन रीजन का एमसीक्यू, एक एक नंबर का यहाँ क्वेश्चन आता है। उसके अलावा या तो आएगी केस स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 नंबर की, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर 5 नंबर का आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं कोऑर्डिनेशन से बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कि डायरेक्ट इसमें से 3 4 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू आते हैं। तो काफी इजी चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है। तो चलो फोकस करते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडोजिंकेट। तो इससे मुझे क्या पता चला कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है, एनायन है, और पोटेशियम जो है वो कैटायन है। तो भाई पोटेशियम के लिए के लगा देंगे। अब इसके नीचे कितने पोटेशियम होंगे, 2 3 4, वो बाद में डिसाइड करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर क्या है, टेट्राहाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो का मतलब होता है OH। तो ये OH टेट्रा मींस 4 है। मेटल एटम क्या है, जिंकेट, जिंक मेटल एटम है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो अब मुझे के फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो कैसे करूंगी भाई, कितना होगा के, या इस ब्रैकेट में के नीचे यहाँ पर कुछ आएगा या ऊपर कुछ आएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, जिंक की वैलेंसी दे रखी है 2, ये हो गई जी 2। प्लस में हाइड्रोक्साइड हमें बताए एक OH पे -1 चार्ज होता है। OH क्या होता है, OH -1 होता है ना। तो एक OH पे अगर -1 चार्ज है तो 4 OH पे -4 चार्ज हो गया।
तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो कितना आ गया -2। तो इस स्फेयर के ऊपर कितना चार्ज होगा -2। बट ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इस -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, +2 भी होना चाहिए। तो अब मुझे पता है कि एक पोटेशियम +1 लेके आता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है। तो अगर 2 पोटेशियम होंगे तो ओवरऑल इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये बन गया फॉर्मूला K2ZnOH होल 4। ये फॉर्मूला बन गया कि मैंने 2 लगा दिए, तो जो इस ब्रैकेट इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 बच रहा था, वो -2 इसके +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो अब यहाँ ये नहीं सोचना भाई कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे आ गया, नहीं, सिंपल मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर ये चीज पढ़ाई थी, जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, कि जो वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी का बेस ही ये था कि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे देखा गया। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए गए और उनको डिसॉल्व कर दिया गया पानी के अंदर, और देखा गया कितने आयंस में वो स्प्लिट हो रहे हैं, और उनकी कंडक्टिविटी मेजर करके ये चीज पता चली। तो वो कैसे पता चली, वो ऐसे पता चली कि भाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वहां पर ये पता चला कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आयोनाइज नहीं होते, जो इसके बाहर है वो सारे आयोनाइज होते हैं। तो आपको सिंपल देख के पता लगाना है कि एक तो भाई आयन ये पूरा जनरेट होगा, क्योंकि इसके अंदर वाले तो नहीं आएंगे, और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उतने आयंस वो जनरेट होंगे। तो इसके अंदर 1 और 2 Cl है, तो टोटल कितने आयंस आ जाएंगे, 3 आयंस जनरेट करेगा ये। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी मेजर की जाएगी, ये कितने आयन करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी एटम नहीं है, तो ये सिर्फ एज इट इज रहेगा। तो बस एक ही इसका मॉलिक्यूल रहेगा, वो आयन मान लो चाहे एक ही मॉलिक्यूल मान लो। तो ये इसकी तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई। इसमें देखो, इसमें भाई एक तो ये आयन आ जाएगा और 3 ये आ जाएंगे, तो टोटल आयन कितने आ गए, 4। इसमें 4 आयन है, इसमें 1 आयन है, इसमें 3 आयन है। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा 4 आयंस, ओनली 1 आयन मान लो या मॉलिक्यूल मान लो इसको, और इसके अंदर 4 आयंस है। तो अगर मैंने इसको क्या कहा, इसको मैंने मान लिया ए है, ये बी कंपाउंड था, ये सी कंपाउंड है, तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर विल बी सी सबसे पहले आएगा, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये डिसोसिएट 4 आयंस में होता है, ये 3 आयन में होता है, तो ए की उससे कम, फिर सबसे कम हो जाएगी बी की, क्योंकि इसमें कोई आयन ही नहीं आता। एक आयन बोल दो या इसको एक मॉलिक्यूल, एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो यहां पर इसके अंदर बाहर तो कुछ भी नहीं है और इसके साथ में भी कुछ नहीं है कि मैं उससे कंपेयर करके बताऊं, तो मुझे इसके अंदर ही देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा है कि आइसोमर शो कर सके। आयोनाइजेशन के लिए हमें दूसरा भी साथ में चाहिए, हम हाइड्रेशन देखेंगे तो दूसरा साथ में चाहिए, हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखेंगे तो दूसरा साथ में चाहिए, या तो फिर ये क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर होगा इसका इसके अंदर, या फिर इसके अंदर क्या होगा, लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर के लिए क्या जरूरत होती है, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड की, जो कि यहां पर है। तो NO2 क्या कर सकता है, एक बार ये N से बॉन्डिंग करेगा और एक बार ये O से बॉन्डिंग करेगा, तो ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ये कैसा आइसोमर शो करेगा, एम्बिडेंटेट। कौन सा आइसोमर शो करेगा ये, एम्बिडेंटेट, सॉरी एम्बिडेंटेट लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा लिगेंड है जिसकी 2 बाइंडिंग साइट है। NO2 को NO2 की तरह भी लिख सकते हैं और इसको ONO भी लिख सकते हैं। तो एक कंपाउंड में NO2 होगा, एक कंपाउंड में ONO होगा, तो ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा कि इसकी लिंकेज जो है वो डिफरेंट होगी। इस वाले कंपाउंड के अंदर तो भाई कोई लिंकेज आइसोमर भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहां जैसे ही बाइडेंटेट, जहां भी आपको बाइडेंटेट लिगेंड दिख जाए ना, वहीं पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टिक करके आ जाना, ठीक है। जहां भी आपको बाइडेंटेट दिख जाए और पूछा हो कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो वहां पर आप जाके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आंख बंद करके टिक करके आ जाना, या लिख के आ जाना कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे शो करेगा, ये मैंने लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आइसोमेरिज्म लेक्चर है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां बहुत ही
डिटेल में हमने सारे आइसोमेरिज्म पढ़े हैं कि भाई बाइडेंटेट है तो ये एक लीवो रोटेटरी बनाएगा और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाएगा, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगी। तो ये कैसा आइसोमर शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या है? बाइडेंटेट है। जहां भी EN आ जाए वहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टिक करके आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ये क्या हुआ? चलो नेक्स्ट कर दें। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COEN थ्राइस? इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है थोड़ा सा। अब याद करते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने क्या कहा था? सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या देती है? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, जस्ट अ सेकेंड, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या देती है? कोऑर्डिनेशन नंबर देती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि ये जो सेंट्रल एटम है ये कितने डोनर एटम से कनेक्टेड है, डोनर एटम से कनेक्टेड है। ये नहीं कहता कि कितने लिगेंड से कनेक्टेड है। एक लिगेंड की कई डोनर साइट्स हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो कितने डोनर एटम से कनेक्टेड है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी या वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को बनाना चाहूंगी तो ये कंपाउंड 6 साइड से कनेक्टेड है। एक EN का मतलब क्या है? एक EN का मतलब है CH2 के पास यहां पर NH2 और यहां पर NH2 है, और नाइट्रोजन के पास है 2 लोन पेयर। तो ये एक EN बना। एक EN का फॉर्मूला ये है, और एक EN 2 डोनर एटम्स रखता है। तो एक EN के अंदर क्या हो गया? 2 डोनर एटम हो गए। तो इट मींस एक EN 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से 3 EN है, ऐसे ही 3 EN है। तो 3 EN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो जाएगी। यहां पर आपको ये नहीं देखना कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था, यहां तो 3 एटम से 3 है, ये तो वैलेंसी 3 हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी 3 हो गई और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 हो गया। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने डोनर एटम से कनेक्टेड है। तो एक लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम है, तो 3 लिगेंड के अंदर 6 डोनर एटम हो गए, तो सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट? आयरन 3, 2 आयरन है इसके अंदर और दोनों की वैलेंसी अलग अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, करेंगे, कोई बात नहीं। आयरन है, एक आयरन बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के और एक आयरन कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है। हेक्सासाइनाइडोफेरेट, तो इसका मतलब एक आयरन अंदर है और उसके साथ 6 CN लगे हुए हैं। ठीक है, अगर 6 CN लगे हुए हैं तो मेरे को क्या करना है? इसकी मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी 3 होगी और इसकी 2 है। तो अगर मैंने इसकी 2 मानी और मेरे पास CN कितने हैं? 6 है। एक CN की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो ये -6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा? -4 चार्ज रह जाएगा। -4 को सेटिस्फाई करने के लिए इधर +4 आना चाहिए, और +4 नहीं आ सकता क्योंकि अगर मैं एक आयरन लूंगी तो वो +3 देगा, अगर मैं 2 आयरन लूंगी तो वो +6 देगा, अगर मैं 3 लूंगी तो 3 × 3 +9 देगा, और अगर मैं 4 लूंगी तो 4 × 3 +12 देगा। अब मेरे को -4 सेटिस्फाई कराना है, तो अगर ये कभी भी -4 नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने एक एटम ले लिया, 1 Fe एटम लिया तो वो +3 चार्ज देगा, 2 Fe एटम लिए तो वो +6 चार्ज देगा, 3 Fe एटम लिए तो +9 देगा, और 4 Fe एटम लिए तो +12 देगा। तो अगर किसी भी टाइम वो 4 नहीं दे सकता तो 4 का मल्टीपल देखो कि किस टाइम में वो 4 का मल्टीपल दे सकता है। तो अगर मैं 4 Fe लगाऊंगी तो 4 का मल्टीपल मुझे मिल जाएगा। तो 4 का मल्टीपल कितने टाइम्स मिला?
3 टाइम्स। तो इसको भी मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास -12 चार्ज आ जाएगा और ये +12 देगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कब करूंगी, जब ये 3 हो, ठीक है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया बस ये Fe4 FeCN6 और ब्रैकेट के बाहर 3। डन। नेक्स्ट है आपको आयोपैक नेम लिखना है इसका, बहुत सिंपल है, सिखाया हुआ है आयोपैक नेमिंग। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, Cl एनायन है। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, जो भी कैटायन होता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी लिगेंड्स का नाम पहले आएगा। अमीन है 5 और एक क्लोराइडो है। अमीन अल्फाबेटिकली A पहले आता है और C बाद में आता है। तो अमीन कितने हैं, 5। पेंटा अमीन, अमीन में डबल M आएगा, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, छोड़ देते हैं, बाहर Cl2 है। तो डाइक्लोराइड कभी नहीं लिखते, क्लोराइड ही लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो X मान लो, इसको X मान लिया। ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। Cl -1 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये जो Cl2 है टोटल करेंगे, ये Cl2 एक Cl -1 2 Cl -2 देंगे, बराबर टोटल ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, 0 हो गया। तो X = आ गया +3। तो रोमन नंबर में पैरेंथेसिस में ये लिख देंगे, ये इसका नाम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। तो ये मैंने सिखाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो लेक्चर हमने किए थे उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जब मैंने VBT कराई थी तो वहां ये बिल्कुल एलैबोरेटली हमने किया था। तो कॉन्सेप्ट जिसे सीखना है वो वहां जाके भी सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पर हमें देखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मिनिमम 2 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये 100% आएगा। हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। या तो डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा, या ये पूछ सकता है ये कंपाउंड कलर्ड है, ये कंपाउंड कलरलेस है, या ये पूछ सकता है कि एक कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सारे क्वेश्चंस इस आज की क्लास के अंदर हम करेंगे। हर साल ये क्वेश्चन पक्का है। अटेम्प्ट करने का तरीका एक ही है, बस वो क्वेश्चन को घुमा देता है, पर अटेम्प्ट एक ही तरीके से करना है। सबसे पहले जो कंपाउंड आपको दे रखा है उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। जिसको फाइंड आउट करना था उसको X माना। जो Cn है -1 कंट्रीब्यूट करता है, 4 Cn -4 कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर रख देंगे इस वाले चार्ज के। तो X आ गया +2, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 4s0 3d8। अब इसको इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, या मैं कह सकती हूँ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके शो करनी है। 3d पहले बनाई जाती है, देन 4s, और अगर फोर्थ शेल की s ऑर्बिटल है तो 4p भी होंगी और 4d भी होंगी। दिस इज 4s, दिस इज 4p, दिस इज 4d। 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, पहले सिंगली फिल होगा, 6 7 8, फिर डबली फिल हो जाएगा। अब उसके बाद जो लिगेंड आ रहा है उस कॉम्प्लेक्स के लिए जब लिगेंड आते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस, अकॉर्डिंग टू VBT, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, ये जो एटम्स हैं, सॉरी ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल आपस में रीअरेंज होना शुरू हो जाती है, कि रीअरेंज होंगी, हाइब्रिडाइज हो जाएंगी और आने वाले लिगेंड के लिए अपने आप को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं प्रोवाइड होती, लिगेंड्स के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड होती है। तो अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिसके अंदर या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या दोनों हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है। तो ये क्या करेगा, अगर जगह है तो पेयरिंग करा देगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर ये डाल देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएंगी, एक d ऑर्बिटल खाली रह जाएगी, एक s है हमारे पास, ये p d इस तरह से यहाँ पर रह जाएंगी। आने वाले लिगेंड कितने हैं, 4, तो उनको 4 ही तो ऑर्बिटल्स चाहिए। तो एक d, एक s, ये क्या थी 3d, ये 4s, ये 4p। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई है, एक d है, एक s है, 2 p है, तो p2। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इस कंपाउंड का। पूछा क्या था, राइट द हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। अब मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है,
4 लिगेंड्स आ जाएंगे, यहाँ पर उनको हम अलग दिखाने के लिए क्रॉस से रिप्रेजेंटेशन इनकी करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है, अगर आपको देखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड है तो मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डाया मीन्स जहां डाई मीन्स दो, पेयर्ड, तो जहां पे पेयर होगा वहीं डाई आएगा। अगर डाई नहीं आया तो पेयर नहीं है, तो मतलब अनपेयर्ड, वहां पैरा आ जाएगा। तो डाई डाई है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दो मीन्स डाई, तो मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। अब 2 चीज पूछी है तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, 3 चीज पूछ लेगा तो 3 नंबर का आ जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीज पूछी जा सकती है। अगर ये डायमैग्नेटिक नहीं होता, पैरामैग्नेटिक होता, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेते, ये पूछ लेते कि ये कलर क्यों नहीं है, ये कलरलेस क्यों है, तो तब भी रीजन यही होता कि भाई डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशंस नहीं होंगे, और ट्रांजिशंस नहीं होंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है केस स्टडी। कभी भी केस स्टडी में बस ये पैराग्राफ दे दिया जाता है, कभी इसके अंदर आंसर नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है वो समझ लो, तो ये आप खुद से डिफाइन कर लोगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है कि एक मेटल को जो CFT है मानती है कि वो एक क्रिस्टल बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो उसके उस क्रिस्टल के फील्ड के अंदर जैसे ही लिगेंड्स आएंगे तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगी। किस सेट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगी, 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल के सेट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगी। ये डिपेंड करेगा कि आने वाले लिगेंड 4 हैं तो 3 का सेट ऊपर, 2 का सेट नीचे चला जाएगा। अगर आने वाले लिगेंड 6 हैं तो 2 का सेट ऊपर रहेगा, 3 का सेट नीचे जाएगा। स्प्लिटिंग दोनों के केस में सेम रहेगी कि एक d ऑर्बिटल का सेट बनेगा 2 ऑर्बिटल का, एक सेट बनेगा 3 ऑर्बिटल का। ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकता है कि कौन से लिगेंड्स आ रहे हैं, कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो जो ये डिफरेंस इन एनर्जी, जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द difference between two sets of d orbitals when d block element forms coordination या ट्रांजिशन या कॉम्प्लेक्स। जब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तभी तो लिगेंड्स आएंगे, और जब लिगेंड्स आएंगे तो ये स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने पे जो ये एनर्जी, डिफरेंट एनर्जीज के डी ऑर्बिटल्स के सेट बनते हैं, इसके बीच के गैप को ही, या एनर्जी गैप को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट है गिव रीजन, आ गया सेम। इस कॉम्प्लेक्स का कलर बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वॉयलेट कलर का क्यों है, बट यहाँ ध्यान देना है ये कहा है यूजिंग CFT को यूज करके बताना है। तो इससे पहले जो हमने BBT वाला डायग्राम बनाया था वो इसमें कोई नहीं बनाएगा। अगर आप वो बना के आ गए और आपने सोचा कि हमने तो बहुत अच्छा कर दिया, तो 0 नंबर मिल जाएंगे। CFT डिफरेंट है, अगर CFT नहीं कहा होता तो आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो, बट अगर CFT कह दिया तो CFT से ही करना है। CFT से कैसे करेंगे, CFT आते ही माइंड में आ जाना चाहिए स्प्लिटिंग। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराती है ऑर्बिटल्स की। तो कितने लिगेंड आ रहे हैं जी, 6 लिगेंड आ रहे हैं। 6 लिगेंड आने पे स्प्लिटिंग होगी इस तरह से कि 2 ऑर्बिटल का सेट जाएगा ऊपर, 3 ऑर्बिटल का सेट जाएगा नीचे। टाइटेनियम है, अब ये d ऑर्बिटल किसकी है, टाइटेनियम मेटल की तो है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस टाइटेनियम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जिसकी फाइंड आउट करनी होती है उसको X मान लो। वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज प्रोवाइड करेगा, बराबर हो जाएगा इसके +3। तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो टाइटेनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4s में 2 और 3d में भी 2। अगर टाइटेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई तो मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से जाएंगे, एक 3d में से जाएगा, तो Ti +3 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s0 3d1। d में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ,
और यहाँ पर ये कौन सा सेट है, T2G सेट, ये EG सेट है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर इसको कहीं से एनर्जी मिलती है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके अनस्टेबल हो जाएगा, तो वापस नीचे आ जाएगा। जब वापस नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी फिर रिलीज करेगा। तो जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, इट विल लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। और जब विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर लाइट लाई करेगी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट कलर होगा, इसलिए ये वाला कंपाउंड वॉयलेट कलर का आएगा। ठीक है, तो CFT से ऐसे DD ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करना है। तो जब भी CFT से क्वेश्चन आ जाए तो थ्योरी में आपको एक लाइन लिखनी है, इट इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ये जरूर लिखना है, जहां भी कलर आ जाए और आपसे पूछ ले कि क्यों कलर्ड है, तो ये लाइन जरूर लिखनी है। बाकी फालतू की थ्योरी कुछ नहीं लिखनी, और ये डायग्राम बना के दिखा देना कि ऐसे जाएगा वापस आएगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो लाई करेगी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, इसलिए ये कंपाउंड वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। ये फिर से बीबीटी का क्वेश्चन आ गया। ये केस स्टडी था, केस स्टडी के 3 पार्ट हैं इसके अंदर। ये केस स्टडी जो था, ये था 1 नंबर का, ये वाला पार्ट है, एक्सप्लेन करना था। 1 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये वाला है। तो फिर से ये वाला आ गया, 2 नंबर का है। ये जब मैंने आपको कंपाउंड समझाए थे, मैंने सेम क्वेश्चंस कराए हुए हैं वहां पर, आप वहां से भी देख सकते हो। यहाँ आप डायरेक्ट करेंगे, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिलिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन की, और ये अगर डायमैग्नेटिक है तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसी तरह अगर कहीं गलती भी होती है तो ये माइंड में रखो कि भाई पैरा है तो अनपेयर्ड बचेंगे, मेरे को पेयरिंग नहीं करानी। और क्यों, क्योंकि भाई दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसके अंदर भी N प्रेजेंट है तो ये भी SFL है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, दोनों SFL है, तो पेयरिंग तो दोनों में होगी। बट पेयरिंग होने के बावजूद इस वाले कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए डायमैग्नेटिक है। तो चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान लेंगे। जो NH3 है न्यूट्रल लिगेंड 0 देता है, इक्वल्स टू +3 करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। सिमिलरली यहाँ पर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, इसको X मान लेंगे। यहाँ -1 कंट्रीब्यूट करता है CN, 4 CN है, -4 हो गया, बराबर रखेंगे -2 के, तो X आ गया +2, तो N हो गया +2। तो अब हमें क्या करना है, Cr+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 4s0 3d3, और Ni+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 4s0 3d8। ये हमने अभी इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था बीबीटी का, उसमें सेम कंपाउंड था, सेम उसके अंदर हमने देखा था कि Ni है, 4s0 3d8 है, तो 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, पहले वो सिंगली फिल होंगी, उसके बाद जब लिगेंड आएंगे तो ये इसको इधर पेयर करा देगा, क्योंकि आने वाले लिगेंड्स कैसे स्ट्रॉन्ग है। दिस इज 3d, दिस इज 4s 4p। अगर कंपाउंड के लिए बनाओगे NiCN होल 4 2 नेगेटिव, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इसको इधर पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो ये अवेलेबल हो जाएगी आने वाले लिगेंड्स के लिए। तो ये क्या थी, 3d ऑर्बिटल थी, ये 4s थी, ये 4p थी, तो 1d 1s और 2p आने वाले लिगेंड को दी जा रही है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो यहां आप लिखोगे इट इज डायामैग्नेटिक बिकॉज देयर इज no unpaired electron, because there is no unpaired electron, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है। अगर इसके बात करेंगे तो 4s0 3d3, 3d 4s 4p 4d, this is 3d, this is 4s, this is 4p, this is 4d। d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3,
4s में कोई है ही नहीं, तो आने वाला लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, तो ये क्या करेगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल ही बनाएगा। तो ये लिगेंड्स 2d 1s और 3p हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में, CrNH3 होल 6 3+, यहां D की नीड होगी ही नहीं क्योंकि इनर ऑर्बिटल बनेगा। 1 2 3, ये तीनों ऑर्बिटल्स, ये 6 की 6 ऑर्बिटल्स है जहां पर आने वाला लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, जो जो ऑर्बिटल इसने ली है, 3d है, 4s है, 4p है, 2d 1s 3p, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d2sp3। अब यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। सो इट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाई? Because of the presence of 3 unpaired electron, because of the presence of 3 unpaired electron। तो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा? तो सेम जो जैसे मैंने अभी आपको यहां पर कराया है इसी तरह से आपको बीबीटी करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे मैंने ये कराया है वैसे ही आपको करना है, बस इसमें उसमें क्या होगा, उसमें दूसरी चीज पूछी गई है, इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। अब मैं आपको बता देती हूं, अगर इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल हमेशा ऑक्टाहेड्रल के केसेस में बनेंगे, टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी नहीं बनेंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर अंदर वाली D नहीं ली गई, जो फोर्थ शेल की 4d है वो ली गई है, मींस हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 हो जाएगा। अगर D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल बनेंगे कॉम्प्लेक्सेस, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे ये सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। आज के लिए 10 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।